नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत हम प्रथम इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रथम इकाई का। साथियों, प्रथम इकाई के अंतर्गत हमारा जो इकाई है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य और मूल्यांकन के तरीके। साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा के शिक्षण को किस प्रकार से बालकों को कराया जाए ताकि बालकों का जो भाषा विकास है या भाषाई कौशल है उनको सीखते सिखाते हुए उनको सिखाने के इस क्रम में बालकों का भाषाई ज्ञान को संवर्धित किया जाए। साथ ही साथ में भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार किस प्रकार से बनाया जाए, तो इसको लेकर हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, इस इकाई के दौरान आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है भाषा तथा साहित्य शिक्षण के उद्देश्य। भाषा तथा साहित्य शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर। और उसी के साथ में आज का जो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है साथियों, मुख्य शिक्षण बिंदु यहाँ पर दिखाया गया है कि साहित्य की सराहना तथा शब्दवृत्तियों का विकास। साथियों, हम जब बालक में भाषा का विकास करते हैं तो हम ऐसे कौन कौन सी साहित्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं के माध्यम से बालकों में हम उनमें शब्दवृत्तियों का विकास कर सकते हैं कि साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं जिनको हम उनको पढ़ाकर, जिनका अध्ययन करवा के हम उनमें शब्दवृत्तियों का विकास भली भांति कर सके। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, इसमें दो भागों में इसको मैंने विभाजित किया है। एक तो मैंने विभाजित किया है पठन सामग्री जो उनको पढ़ाई जाए, और दूसरा है उससे होने वाले अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। हम उन पठन सामग्रियों के उनको पढ़ाने के लिए देंगे, उनको पढ़ाएंगे या पढ़ने के लिए देंगे, पढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। तो उनसे उनके अंतर्गत व्यवहार में किस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वह हमें दृष्टिगत होंगे। तो उन परिवर्तनों को हम ध्यान में रखते हैं कि उनमें कौन कौन सी शब्दवृत्तियों का विकास साहित्य के प्रति होगा। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने इस प्रकरण की ओर। तो हम पढ़ते हैं पहले पठन सामग्री के बारे में कि हम कौन कौन सी ऐसी पठन सामग्री का अध्ययन बालकों को विद्यालय स्तर पर करवाएंगे। आइए साथियों, सबसे पहले है यहाँ पर काव्यात्मक साहित्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवन चरित्र आदि। साथियों, इन जीवन चरित्र हैं या मतलब संस्मरणात्मक है या फिर नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, किसी की डायरी लेखन है, कई प्रकार की जो साहित्यिक विधाएं हैं, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, उन सभी विधाओं का हम अध्ययन करवाते हुए बालकों की रुचि एवं स्तर के अनुरूप हम उन बालकों को उन विधाओं का अध्ययन, उन काव्य रचनाओं का अध्ययन करवाएंगे। तो उन काव्य रचनाओं के माध्यम से बालकों में किस प्रकार की शब्दवृत्तियों का साहित्य के संदर्भ में हो सकता है, वो साहित्य में किस प्रकार से रुचि लेता है और साहित्य में रुचि लेकर किस प्रकार से भाषा का जो अर्जन करता है, भाषा संबंधी उन कौशलों को जागृत करता है और भाषा के उन कौशल के विकास में किस प्रकार से अपना पूर्ण अधिकार भाषा में बनाए रखता है। तो साथियों, इन विधाओं के अध्ययन से बालक में किस प्रकार के परिवर्तन हमें दृष्टिगत होंगे, तो उन पर हम थोड़ा सा एक अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है का विद्यार्थी मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सकेगा।
साथियों, जब हम काव्य रचनाओं का अध्ययन कराएंगे तो मान लो बालक क्या करेगा, उन मर्म स्पर्शी मतलब ऐसी उस काव्य रचना के अध्ययन के दौरान ऐसे कौन कौन से स्थल आते हैं जहाँ पाठक के मन को रोमांचित करते हैं, या पाठक को वो चरित्र, वो घटना, वो परिवेश या फिर वो संदर्भ कौन से हैं जो उस बालक या उस पाठक के अंतर मन को प्रभावित करते हैं। तो मर्म स्पर्शी स्थल वो कहलाएंगे, मन को स्पर्श कर रहे हैं इसलिए। तो उनकी भावात्मक वो किस प्रकार से व्याख्या कर पाता है, उनकी पहचान कर सकता है। तो जैसे कि हमने एक कहानी पढ़ी थी रज्जा सज्जाद जाहिर की, उसमें एक कहानी है उस नमक के बारे में। तो वो नमक के बारे में कहानी तो देशों के विभाजन की त्रासदी को दर्शाता है, और उसमें अपनों के विभाजन को लेकर किस प्रकार से अंतर्मन को बात छू जाती है कि जो बंटवारा है वो देशों का है, दो देशों का बंटवारा है। क्योंकि केवल मानचित्र पर लकीरें खींच देने से कोई विभाजन नहीं हो जाता, लेकिन विभाजन अंतर्मन का है, हमारे नहीं होना चाहिए। वो मनों का विभाजन कभी नहीं होना चाहिए, और मानवता हमेशा जिंदा रहना चाहिए। तो कुछ स्थल ऐसे होते हैं जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, उसने कहा था, उस कहानी में मतलब अपने एक निजत्व, एक अपने जो मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम के प्रति अपने स्वयं के प्रेम को न्योछावर कर देना, और वास्तव में राष्ट्र के प्रेम को दर्शाता है। एक स्वयं के प्रेम को राष्ट्र हित और राष्ट्र प्रेम के ऊपर न्योछावर करना इस कहानी का मुख्य और शीर्षक बिंदु है। तो ऐसे मर्म स्पर्शी स्थलों को बालक पहचान सकेगा। इसके बाद में है ख, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य तथा भाव सौंदर्य। नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य तथा भाव सौंदर्य, इन तीनों सौंदर्य की पहचान कर सकेगा तथा भावानुभूति कर सकेगा। साथियों, किसी भी जैसे मान लो कोई पद्य भाग की रचना पढ़ाई जा रही है या तो गद्य भाग की रचना भी है, तो उसमें छिपे हुए निहितार्थ मूल भाव को या केंद्रीय भाव को समझेगा। साथ में इसमें इस रचना में किस प्रकार से भाव सौंदर्य की अभिव्यंजना की गई है, किस प्रकार से विचारों, एक विचार दृष्टि को संप्रेषित किया गया है, किस प्रकार से विचारों को उसमें पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कवि या लेखक के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ में किस प्रकार के सुंदर भावों की अभिव्यंजना इस काव्य रचना के माध्यम से की गई है, तो इसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। और इन भाव व्यंजना के माध्यम से और भावानुभूति वो अपने अंदर भावों की अनुभूति कर सकेगा। जैसे कि हम सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी की जो कविता है, वो कविता जब भी किसी हम लोगों की भारतीयों के जहन में हम उस कविता का पठन करते हैं, पाठन करते हैं या सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे अंतर्मन एक देशभक्ति की भावना से, एक वीरता की भावना से, एक ओज गुण से हमारा अंतर्मन रोमांचित हो उठता है। क्योंकि हमारे उसमें उस कविता में उस महान कवयित्री के द्वारा कितने सुंदर भावों की अभिव्यंजना की गई है। जब 1857 की क्रांति के समय की उन सभी जो ब्रिटिश दमनकारी नीतियों का दमनकारी नीतियों का जो कच्चा चिट्ठा है, वो उस कविता में एक काव्य के माध्यम से समझाया गया है। तो कहने का मतलब है कि बालक जब उसमें नाद सौंदर्य उसमें मतलब किस प्रकार से उसमें मतलब एक संगीतात्मकता को, एक संगीत को उत्पन्न किया गया है शब्दों के माध्यम से। और विचार सौंदर्य मतलब उसमें कौन सा विचार उन्होंने मतलब उस काव्य के माध्यम से पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है। और भाव सौंदर्य ये कि इस कविता का मूल कथ्य क्या है, उसका भाव क्या है, किस भाव को ध्यान में रखते हुए कविता का जो प्रधान भाव उसमें दिया गया है। तो साथियों, इनके माध्यम से बालक में इस प्रकार के योग्यता का विकास हो सकेगा। उसके बाद में जो तीसरी योग्यता है गद्य तथा पद्य में वर्णित चरित्रों की उदात्त प्रवृत्तियों का पता तथा उनकी सराहना कर सकेगा। साथियों, जब गद्य या पद्य का अध्ययन बालक करेगा तो उन अध्ययन के दौरान उसमें उस काव्य विशेष में
जो दिए गए चरित्र होंगे, जैसे नायक नायिका के चरित्र हैं या फिर जितने भी चरित्र दिए होंगे, उनको बालक को कौन सा चरित्र अधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है, या फिर नायक की जो भूमिका है, नायिका की भूमिका है, से उदात्त ऐसी कौन सी जो प्रवृत्तियां हैं, उदात्त प्रवृत्तियां हैं जो मतलब बाकी चरित्रों से अलग हटकर और उसमें विशेष प्रभाव डालती हैं और क्यों डालती हैं, तो उसके बारे में पहचान कर सकेगा, साथ में उनकी सराहना भी कर सकेगा। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं, जैसे हम कोई नाटक पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, जैसे हम कहानी पढ़ते हैं पृथ्वीराज की आंखें जैसे कहानी है, या वो कहानी एकांकी रूपी कहानी है, एकांकी है, या हम पन्नादाय के बारे में पढ़ते हैं। पन्नादाय का जो उदात्त चरित्र है, वो किस प्रकार मेवाड़ जी की जो भूमि है उसकी रक्षा के लिए उसने अपने स्वयं के पुत्र का बलिदान देकर उस मेवाड़ की धरा की रक्षा की, उस मेवाड़ की धरा के उस उत्तराधिकारी को अपने स्वयं के बालक के बलिदान के द्वारा बचाया और उस मेवाड़ धरा की आन को रखा। तो इस प्रकार के उदात्त चरित्र जो हमारे इतिहास में वर्णित हैं, क्या काव्य रचना के माध्यम से उनको पढ़ेगा और अब उनका विकास कर सकेगा, साथ में उनका जो उनकी सराहना भी कर सकेगा, उन चरित्रों की, उनके त्याग और उनके बलिदान की। हम भगत सिंह के त्याग और बलिदान को पढ़ते हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना की, मार्क्सवाद को पढ़ा, लेकिन वो किसी धर्म या किसी एक दकियानुसी बातों में न फंसकर राष्ट्र प्रेम को उन्होंने अपनाया। तो भगत सिंह के हम पत्रों को, पत्रिकाओं को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम भारतीयों के युवाओं के मन में एक देशभक्ति का भाव, एक इनकलाब का सही अर्थ हम समझ पाते हैं। तो साथियों, उसी प्रकार से उन चरित्रों का निर्माण कर सकेगा बालक और उन चरित्रों की सराहना भी कर सकेगा और हो सकेगा वो अपने उन चरित्रों के कुछ अंश ही सही, लेकिन अपने जीवन में उसे आत्मसात कर सकेगा। उसके बाद में जो चतुर्थी नंबर पे जो विशेषता है, परिवर्तन है, वो है प्राचीन तथा नवीन साहित्य में प्रयुक्त, प्राचीन तथा नवीन साहित्य में प्रयुक्त सांस्कृतिक वृत्तों का प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण कर सकेगा। जिसे मान लीजिए प्राचीन साहित्य है या फिर नवीन साहित्य है, या यूँ भी कह सकते हैं भक्ति काल में लिखा हुआ या आदि काल में लिखा हुआ या रीति काल में लिखा हुआ कोई रचना है, या फिर आधुनिक काल में लिखी कोई भी भावबद्ध रचना है या कुछ भी रचना है, उस रचना में उनको मतलब दी हुई बातों को उसमें सांस्कृतिक धरोहर को किस प्रकार से रखने का प्रयास किया गया है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं और ये भी मान सकते हैं। जैसे कि हम बात करें राष्ट्र प्रेम की, तो हम कवि शिवराज भूषण के बारे में बात करते हैं। तो शिवराज भूषण ने औरंगजेब के समय को, जब शिवाजी की सेना औरंगजेब से लड़ने जाती है, तो मैं कहता हूँ कि हिंदी साहित्य में पहले राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाए तो वो कवि शिवराज भूषण हैं। उन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताओं को लिखा है और उस समय जो मतलब जो जन सामान्य को के अंतर मन में मातृभूमि को लेकर अपनी रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए बीज बोने का प्रयास किया। तो उसी ठीक उस समय मतलब वो लिखी गई रचनाएं है, भक्ति काल के समय, रीति काल के समय की रचना है। और अभी आधुनिक काल में जैसे हम मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं या फिर हम माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है, जैसे हम मानते हैं कि पुष्प की अभिलाषा है या पर्वत की अभिलाषा है, तो उनके माध्यम से उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को एक मतलब उच्च स्तर पर मतलब लाने का और मतलब पाठकों के अंतर मन को झकझोरने का, राष्ट्र प्रेम के प्रति उन्हें जागृत करने का प्रयास किया है। तो उसमें एक किस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में दे रखा है कि हम पहले किस प्रकार से भारत हमारी सोने की चिड़िया कहलाता था और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या हो गई है। तो उस समय की सांस्कृतिक विरासत को भी बालक जान पाएंगे और नवीन काव्य के माध्यम से भी सांस्कृतिक विरासत को बालक जान पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अंतिम रूप से साहित्यिक कृतियों के गुण दोषों की तटस्थ भाव से व्याख्या कर पाएंगे। साथियों, इसमें ये होगा कि बालक इन सब प्रकार की रचनाओं का अध्ययन करने के बाद में ये होगा कि साहित्यिक जो जितनी भी साहित्यिक वृत्तियाँ हैं, सद्वृत्तियाँ हैं या साहित्यिक जो कृतियाँ दी हुई है, उन कृतियों का एक उन जो मतलब एक कृतियाँ दी हुई, काव्य रचनाएं दी हुई है, उनका एक तटस्थ भाव से मतलब बिना किसी पक्षपात पूर्ण रवैये के
उनके लिए अपनी व्याख्या कर पाएंगे, भाव व्याख्या कर पाएंगे, किसमें अच्छे भावों की व्यंजना है, किसमें अच्छी शब्दावली की व्यंजना है, किसमें थोड़ी सी त्रुटि है, या उसमें कौन से भावों की को जोड़ने में कवि की असफलता रही है, या कौन सी कृति इतनी पाठकों के मन पे इतना प्रभाव नहीं डालती है, कौन सी कृति प्रभाव डालती है। तो इस सब बातों को लेकर यहाँ पर बालक एक तटस्थ भाव से व्याख्या कर पाएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।